टॉपिक इज लोन रिकवरी अंडर माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस में लोन रिकवरी कैसे होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक वर्ड डिस्कस करते हैं, दैट इज एनपीए। क्या? एनपीए। लोन रिकवरी कहाँ से शुरू होती है, उस वर्ड को अपन डिस्कस करते हैं। वो वर्ड है एनपीए। एनपीए का मतलब क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हम बोलते हैं एनपीए को। एनपीए को शुद्ध हिंदी में अगर मैं बोलूं कि वो ऐसा आदमी जो कॉन्जिक्यूटिव 3 EMIs को बाउंस करता है, डिफॉल्ट करता है रीपे करने में। मतलब अगर कोई पर्सन 3 कॉन्टिन्यूस EMI अगर क्या करता है, बाउंस करता है, रीपे नहीं करता है, तो हम बोलेंगे कि वो पर्सन क्या है? एनपीए है। 3 लगातार EMI अगर बाउंस करते हैं तो हम बोलते हैं वो पर्सन क्या है? एनपीए हो गया है। तो एनपीए का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग का मतलब समझते हो कि पर्सन क्या हो गया? डिफॉल्ट हो गया, नॉन परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा। और एसेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम पैसे को क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम इस पर्सन से क्या ले रहे हैं? पैसा ले रहे हैं। क्लियर? तो इसलिए हम बोलते हैं इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कब होता है? जब हम कॉन्टिन्यू मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, कॉन्टिन्यू, कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिवली जब 3 EMI हमारी क्या होती है? डिफॉल्ट हो जाती हैं, बाउंस हो जाती हैं, तो सिचुएशन हम बोलते हैं ये हमारा जो अकाउंट है वो एनपी हो गया है, ठीक है। एनपीए का मतलब कंपनी के लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। क्या हो जाता है? रिस्की मतलब कि कंपनी को सोचना है उसके बारे में। क्या सोचना है? कि भाई वो पेमेंट्स की रिकवरी कैसे करे। उसको इन्फॉर्मेशन देगा, कंपनी उसको इन्फॉर्मेशन देगी, टाइमली उसको नोटिस डिलीवर करना शुरू करेगी, है ना, मैसेजेस करना शुरू करेगी, आपके उनके जो एजेंट्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनसे कॉल कराना शुरू करोगी। तो ये जो प्रोसीजर है ये एनपीए के बाद शुरू होता है, ठीक है। हालांकि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के अंदर, सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी के अंदर एनपीए का रेशो कम होता है। भाई जितना कम होगा उतना तो बढ़िया होगा ना। भाई एनपीए जितना कम होगा उतना ही तो बढ़िया होगा। अब एनपीए माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के अंदर कम होता है, उसका रीजन है, उसका कारण है। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी पर्सन को क्या देते हैं? लोन। जब भी हम किसी पर्सन को लोन देते हैं, मान लो हमने किसी पर्सन को लोन दिया, एग्जांपल में 50,000 रुपीज का, 50,000 रुपए का लोन दे दिया, और उस आदमी ने क्या किया? 25,000 रुपए की EMI पेमेंट कर दी, लोन का रीपेमेंट कर दिया, ठीक है, मतलब आधा लोन उसने पे कर दिया। अब जो बचा आधा लोन, 25,000 का जो आधा लोन बचा है, उसके लिए अगर वो एनपीए होता है ना, उसके लिए अगर एनपीए होता है तो सिचुएशन में उसको ये डर रहेगा कि कंपनी मुझे कभी लीगल नोटिस ना सर्व कर दे। और बाय द वे अगर मान लो कंपनी ने लीगल नोटिस सर्व कर दिया तो उस पर्सन के पास इतना बजट नहीं है कि वो वकील की फीस हायर कर ले, वकील को हायर कर ले, उसकी फीस का पेमेंट कर दे। तो वो क्या सोचेगा कि इससे अच्छा मुझे वकील हायर करना पड़ेगा, एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, मैं क्या करूंगा, जो मेरा क्रेडिट स्कोर है वो भी मेरा खराब होकर मैं पेमेंट नहीं करता हूँ। तो ये सारी चीजें सोच करके वो क्या करता है? पेमेंट करा देता है, मतलब रीपेमेंट कर देता है कंपनी को। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस सिचुएशन में, सिनेरियो में कंपनी को एनपीए कम होता है, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि भाई फिर भी एनपीए हो गया, कोई पार्टी कोई पर्सन पैसा नहीं दे रहा, तो क्या करें? तो सिचुएशन में कंपनी के पास ऑप्शन है कुछ ऐसे, इस तरीके के, कि जब अगर अकाउंट एनपीए हो जाए तो वो किसके लिए जा सकती है? लीगल रेमेडीज के लिए। किसके लिए? लीगल रेमेडीज, ठीक है। लीगल रेमेडीज मतलब कंपनी क्या कर सकती है? लीगल एक्शन ले सकती है, एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में बोल लो, लीगल एक्शन ले सकती है, ठीक है। कंपनी ने सारे एफर्ट्स कर लिए, प्रयास कर लिए कि भाई कंपनी जो भी सारी चीजें, जो मतलब इंटीमेशंस देना था, नोटिस देने थे, कॉल करनी थी, क्लाइंट किसी भी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ना, अपने हैंड पे जो कंपनी नोटिस आने थे वो भी चले गए हैं। तो जब बात आती है लीगल एक्शन की, लीगल रेमेडीज की, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट अपना आता है, जब हम लोन देते हैं किसी पर्सन को तो हमने एक एग्रीमेंट किया था। क्या किया था? एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट आपने किया था वो स्ट्रॉन्ग किया था कि नॉर्मल किया था, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो एग्रीमेंट है वो कैसा एग्रीमेंट आपने किया था। मेरा कहना है, मोटिव ये है कि एग्रीमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कंपनी के अंदर एग्रीमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरी, वही बता रहा हूँ स्ट्रॉन्ग कैसे, वो उसी पॉइंट पे आएंगे, स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट कैसे होता है उसके ऊपर आएंगे। दूसरी बात ये है कि एग्रीमेंट स्ट्रॉन्ग हो गया, साथ में हमें प्रोमिसरी नोट, क्या प्रोमिसरी नोट साथ में साइन कराना है। प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या होता है? ऐसा नोट, ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पे ये लिखा है कि एक पर्टिकुलर डेट को पर्टिकुलर पर्सन पेमेंट करेगा, ठीक है, और विद इंटरेस्ट करेगा। क्लियर? ये जो मतलब है इसका फॉर्मेट मैं शेयर कर दूंगा, दिखा दूंगा कि कैसा होता है प्रोमिसरी नोट। और थर्ड अपना आता है चेक। क्या? चेक। ये हमारे 3
एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनते हैं जब भी हम लीगल एक्शन की बात करते हैं, रिकवरी की बात करते हैं, तो ये 3 प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करते हैं। सबसे पहले हमारा एग्रीमेंट हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारे पास प्रोमिसरी नोट है तो दैट इज वेल एंड गुड, एंड प्लस हमारे पास एक चेक हो, कम से कम एक सिंगल चेक तो कम से कम एटलीस्ट हो। अगर आप 2-3 चेक ले रहे हैं तो दैट वुड बी गुड। क्लियर? तो जब स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट में बहुत सारे पॉइंट हैं, वो हम किसी एक अच्छी वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक लेंथी टॉपिक ये बनेगा। और प्रोमिसरी नोट है, उसके बारे में मैंने शायद बताई थी आपको कि प्रोमिसरी नोट एक ऐसा नोट है जिसमें जो बोरोवर है वो प्रोमिस करता है पेमेंट करने का। क्या करता है? प्रोमिस करता है पेमेंट करने का, कि एक पर्टिकुलर डेट पे वो ये पेमेंट विद इंटरेस्ट विद चार्जेस रीपे कर देगा। क्लियर? बिल्कुल साइन होगा ना, प्रोमिसरी नोट पे साइन तो होगा ही, तभी तो प्रोमिसरी नोट कर रहे हैं। मतलब जो लोन दे रहा है, जो ले रहा है, और जो लोन रीपे करेगा उसके साइन होंगे प्रॉपरली उस पे, है ना, और पूरा कंपनी का डिटेल होगा किस कंपनी को पेमेंट कर रहा है। क्लियर? तो प्रोमिसरी नोट भी हमारा क्या आता है काम? रिकवरी में काम आता है। और अगर फिर लास्ट में बचता है चेक। तो पहले इन 2 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट और प्रोमिसरी नोट के ऊपर। जब भी हम प्रोमिसरी नोट और एग्रीमेंट की बात करते हैं, अगर मान लो पार्टी डिफॉल्ट हो जाती है तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी? एक वकील हायर करेगी और उस पर्सन को क्या सर्व करेगी? लीगल नोटिस सर्व करेगी। लीगल नोटिस का जो टाइम है वो 60 डेज है तो बेटर रहेगा, बिकॉज कुछ लीगल हर्डल्स हैं वो नहीं आएंगी। 60 डेज एटलीस्ट टाइम दे करके लीगल नोटिस सर्व करे कि यू आर रिक्वायर्ड टू पे द पर्टिकुलर अमाउंट विद इंटरेस्ट एंड चार्जेस विद इन 60 डेज। वकील जो एडवोकेट हैं वो इस बात को लिखेंगे कि यू आर रिक्वायर्ड टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट विद पर्टिकुलर इंटरेस्ट, है ना, विद इन 60 डेज, अदरवाइज वी विल बाउंड टू टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट यू एज पर एप्लीकेबल इंडियन लॉज। ये बातें उसके अंदर लिखी जाएंगी। तो लीगल नोटिस जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास एग्रीमेंट है। देखो क्या है? एग्रीमेंट और प्रोमिसरी नोट है। ठीक है, तो एग्रीमेंट आया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं बनती, तो यहाँ पे क्या बनता है? सिविल सूट। क्या? सिविल सूट। देखो जो भी मतलब कंप्लेंट फाइल होती है वो 2 तरीके से हो सकती है, या तो क्रिमिनल नेचर में या फिर वो सिविल नेचर में। ठीक है, सिविल नेचर का मतलब ये है कि मैं क्या करता हूँ, मैं मतलब कंपनी क्या चाहती है? अपना पैसा वापस चाहती है। किससे? एक पर्टिकुलर पर्सन से, मतलब बोरोवर से। तो उसको बोरोवर से पेमेंट वापस लेना है तो वो क्या कर सकती है? एक एग्रीमेंट साइन था जो एक एविडेंस है। प्रोमिसरी नोट भी उसके पास है कि एक पर्टिकुलर डेट पे उसको जो पेमेंट है वो वापस करना था, बट उसने नहीं किया, तो दोनों को उसने ब्रीच कर दिया। क्या कर दिया? ब्रीच कर दिया, है ना। ब्रीच कर दिया, इसका मतलब वो सिविल सूट के लिए कोर्ट में जा सकती है। सिविल सूट किसके लिए? फॉर रिकवरी। सिविल सूट किसके लिए? सिविल सूट रिकवरी के लिए। कहाँ गया पॉइंट? सिविल सूट किसके लिए? रिकवरी के लिए। रिकवरी ऑफ पेमेंट। रिकवरी ऑफ पेमेंट। अब इसमें हम सब कुछ क्लेम करेंगे, एडवोकेट का फी, है ना, और हमारा इंटरेस्ट, कोई भी पेनल्टी चार्जेस एक्स्ट्रा वो, प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, एवरीथिंग हम इसके अंदर चार्ज कर लेंगे। तो एक तो बनता है हमारा लीगल एक्शन इस तरीके से, ये नंबर 1। दूसरा, चेक भी हम पार्टी से ले सकते हैं, बोरोवर से ले सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम किसी पार्टी से, किसी पर्सन से, बोरोवर से चेक लेते हैं तो सेक्शन 8 कंपनी, तो जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है वो तो अनसिक्योर्ड लोन देती है ना, सिक्योर्ड लोन तो देती नहीं। तो हम सिक्योर्ड चेक कैसे ले सकते हैं, मतलब चेक सिक्योरिटी में कैसे ले सकते हैं, एक डिबेटेबल पॉइंट बन जाता है। लेकिन अगर हम बात करें चेक की, तो चेक आता है 138 के अंदर। किसके अंदर? 138 क्या होता है? 138 एक सेक्शन है। क्या सेक्शन है? और 138 ये कहता है कि भाई साहब अगर आप पेमेंट नहीं देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएगा। क्या? क्रिमिनल ऑफेंस। क्या? अगर आप चेक देते हो तो क्या बन जाएगा? क्रिमिनल ऑफेंस, अगर वो चेक डिसऑनर हो जाता है तो। ठीक है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए आप चेक देते हो किसी पर्सन को, तो वो चेक अगर डिसऑनर हो जाता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएगा और वो सेक्शन 138 के अंदर आ जाएगा। क्लियर हुई बात? अब चूंकि ये जो कंपनी है सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी है और लोन अनसिक्योर्ड देती है, तो चेक वो लेने के लिए एलिजिबल नहीं है प्रैक्टिकली। लेकिन चेक हम ये कहते हुए लेते हैं कि भाई ये जो चेक है ना, हम आपसे रीपेमेंट के बदले ले रहे हैं। क्या? रीपेमेंट के बदले। मतलब जब वो स्टोरी बनेगी ना, हमने चेक तो ले लिया, जब हमने लोन किया तो चेक तो हमने ले लिया। अब चेक जब हम बैंक में लगा रहे हैं और वो क्या हो रहा है, या तो देखो जब बैंक में चेक लगाएंगे तो क्या होगा, या तो हमारा जो पेमेंट है उसका क्या हो जाएगा? रिकवरी हो जाएगा। भाई अगर उसके अकाउंट में पैसा पड़ा है तो रिकवरी हो जाएगा, और अगर पैसा नहीं है तो क्या होगा? बाउंस हो जाएगा, मतलब डिसऑनर हो जाएगा। क्या? डिसऑनर हो जाएगा। डिसऑनर का मतलब बाउंस हो गया कि पेमेंट इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से या फिर किसी भी रीजन से, बहुत सारे ग्राउंड्स रीजंस होते हैं, उनकी वजह से पेमेंट बाउंस हो गई, मतलब पैसा हमें रिकवर नहीं हुआ। तो जैसे ही ये डिसऑनर हो गया, हमने क्या किया?
इसकी लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी, इसकी लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। तो हम ये कहते हुए लीगल प्रोसीडिंग को स्टार्ट करेंगे, स्टोरी बनाते हुए करेंगे कि आपने जो चेक दिया था वो सिक्योरिटी में नहीं दिया था, आपने चेक हमें लोन की रीपेमेंट के लिए दिया था। किसके लिए दिया था? लोन की रीपेमेंट के लिए। लोन तो अनसिक्योर्ड है, एग्रीमेंट में साफ क्लियर कट लिखा है कि जो चेक है वो किसके बदले है? लोन की रीपेमेंट के बदले है। ठीक है, हालांकि हम कई बार चेक का जिक्र नहीं करते एग्रीमेंट में, क्योंकि चेक का जिक्र करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, चेक का जिक्र करने की नीड नहीं है, बिकॉज वो अनसिक्योर्ड लोन है, तो अनसिक्योर्ड में अनसिक्योर्ड वाली बातें लिखेंगे। ठीक है, तो हमने चेक लिया और हमने ये कहते हुए उसको लीगल नोटिस दिया कि आपने रीपेमेंट के लिए जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया है, और जो एक ऑफेंस बनता है, क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, क्या? किसका? सेक्शन 138 का। किसका है सेक्शन 138? सेक्शन 138 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। क्या? अंग्रेजों के जमाने का एक्ट, अंग्रेजों के जमाने का एक्ट 1881 में। हाँ जी, अभी तक लागू है? अभी तक लागू है। देखो कितना हेल्प हो रही है इस एक्ट से। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो सेक्शन है वो क्या है? 138। सेक्शन 138 धारा 138। धारा 138 के अंदर हम कहाँ जाते हैं? कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बेसिकली कोर्ट में, कोर्ट में जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या इशू कर रहे हैं? एक लीगल नोटिस इशू कर रहे हैं। क्या? एक लीगल नोटिस इशू कर रहे हैं। तो सेक्शन 138 के अंदर हम एक लीगल नोटिस इशू कर रहे हैं, ये कहते हुए कि आपने जो चेक हमें दिया था वो लोन की रीपेमेंट के लिए दिया था, फुल पेमेंट के लिए आपने हमें चेक दिया था। तो लीगल नोटिस में हम कितना टाइम लिखेंगे? 15 डेज। कितना? 15 डेज हम टाइम मेंशन करेंगे। उसके अंदर ये मेंशन करेंगे कि आपको पेमेंट करना है विद इन 15 डेज। अदरवाइज अगर आप फेल हो तो पेमेंट देने के लिए तो हम क्या करेंगे? आपकी जो प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट कर देंगे कोर्ट में। ठीक है, तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हम क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हमें जो स्टार्ट करनी है वो कितने दिन के अंदर करनी है? 15 दिन जब हमारे पूरे हो जाते हैं तो 30 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर हमें कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है। तो 30 + 15 टोटल कितना बनता है? 45 डेज। ठीक है, तो 30 डेज के अंदर हमने कोर्ट में फाइल पेश कर देनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके, चेक लगा करके हम ये काम कर लेंगे। ठीक है, अब ये तो है क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 138। अंडर सेक्शन 138 ये क्या है? क्रिमिनल ऑफेंस है। साथ में हम क्या करेंगे? उसकी एक एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। क्या? एफआईआर कहते हैं कि लोन अनसिक्योर्ड है ना, क्या कर लोगे? अब देखो एग्रीमेंट ही हमने किया, प्रोमिसरी नोट है, सिविल सूट पे जा सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा क्रिमिनल भी कर सकते हैं, सेक्शन 138 में जा रहे हैं। तीसरा ऑप्शन एफआईआर भी है। एफआईआर कैसे? भाई साहब आपने हमें चेक दिया, एक प्रोमिस किया था। क्या किया था? प्रोमिस किया था, तो आपने प्रोमिस को तोड़ा, तो आपने क्या किया? चीटिंग की। 420 सुना होगा नाम, है ना? 420 420। ठीक है, आपने प्रोमिस किया था तो आपने क्या किया? भरोसा तोड़ा। क्या किया? इसको बोलते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, आपने विश्वास भी तो तोड़ दिया। विश्वास तोड़ना भी एक क्राइम है, एक ऑफेंस है। ठीक है, यही है सेक्शन 406। सेक्शन 406। अब सेक्शन 406 ये दोनों सेक्शन किस चीज के हैं? कौन से एक्ट के हैं? आईपीसी के। किसके? आईपीसी कब आया था? 1860 में। ठीक है, तो आईपीसी 1860 ये भी अंग्रेजों के जमाने की है ना। अभी वैसे तो कानून चेंज हो गया, आप सबको पता है ना। बीएनएस आया इसकी जगह। क्या है? बीएनएस। इसकी जगह क्या आया? आईपीसी की जगह बीएनएस। बीएनएस का मतलब है भारतीय न्याय संहिता। संहिता ये ऑफिशियल गैजेट में पास हो चुका है, बट अभी तक इनेक्ट नहीं हुआ है। इनेक्ट मतलब अभी तक लोगों के ऊपर एप्लीकेबल लागू नहीं हुआ है। ठीक है, अभी इसकी जो डेट डिसाइड होगी उसके हिसाब से लागू हो जाएगा, बट अभी फिलहाल आईपीसी ही काम कर रही है, भारतीय न्याय संहिता अभी काम नहीं कर रही है। तो ये आईपीसी के सेक्शन 420 और 406 में आप एफआईआर भी दर्ज उस पर्सन की करा सकते हो, कहते हो कि आपने हमें प्रोमिस किया था, वो चीट कर दिया है, तो चीटिंग आपकी बनती है, और 406 आपने ट्रस्ट भी ब्रीच किया है। क्लियर? तो यहाँ पे एफआईआर का ऑप्शन आया और यहाँ पे 138 का ऑप्शन आया। तो तीनों ऑप्शन अपने पास है। क्या क्या? सिविल सूट, दूसरा क्या? क्रिमिनल ऑफेंस में। क्रिमिनल ऑफेंस में क्या क्या है अपने पास? सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और एफआईआर 420 और 406 में आप जा सकते हो। इतना कुछ होने के बाद क्या किसी पर्सन में हिम्मत रहेगी कि वो पर्सन पेमेंट ना दे? है ना। अब यहाँ पे वो क्या करेगा? वकील की फीस भी देगा, है ना। हो सकता है कुछ और भी पुलिस वालों को भी कुछ हेल्प करना पड़ जाए, है ना। दो, तीसरा फिर कंपनी की पूरी पेमेंट उसको देना पड़ रहा है। अब ये तो था सारा क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बारे में।
कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैसे कैसे अपन कर सकते हैं लोन रिकवरी को लेकर के। क्लियर हुई सारी बातें। अब एक ऑप्शन और भी एक मतलब आता है, वो ऑप्शन क्या है कि जब भी कोई पर्सन लोन डिफॉल्टर होता है, क्या होता है, लोन डिफॉल्टर होता है। अब कोई पर्सन लोन डिफॉल्टर होता है तो हम बोल देंगे एक तरीके से बेचारा है, हम बोल सकते हैं कि वो पर्सन बेचारा है, क्योंकि सारे पर्सन जानबूझ करके लोन को डिफॉल्ट नहीं करते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन ने जानबूझ के, उसका जो इंटेंशन है वो ऐसा है कि भाई लोन डिफॉल्ट करना है, उसका मेन मोटिव, ऐसा नहीं होता कई बार। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई पर्सन साफ नियत का है, वो सारी चीजें साफ साफ बता रहा है कि कोई मेडिकल इशू था या फिर कोई सच में फाइनेंशियल इशू आ गया। कई बार क्या होता है कि किसी ने काम धंधा शुरू किया बट वो ड्यू टू सम रीजन काम नहीं कर पा रहा है, लॉसेस हो गई, ठीक है, बट वो उसकी एक नियत है, वो क्लियर इंटेंशन है कि भाई नहीं वो पेमेंट कर देगा, उसकी बातों से भी लगता है, वो रिस्पॉन्ड भी अच्छे से कर रहा है, फोन पे बात भी कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है ना, साफ साफ रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं सर मैं दे दूंगा, मैं पेमेंट दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। घर पे जाते हैं, घर पे भी स्पेशल बैठा के चाय पिलाता है और जवाब देता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं कि ये पर्सन साफ नियत का पर्सन है, ठीक है। एनपीए तो हो गया, मतलब 3 जो कॉन्टिन्यूस ईएमआई है वो तो बाउंस हो गई, लेकिन इसकी नियत हमें लग रही है, इसकी इंटेंशन हमें लग रही है कि वो साफ है, क्लियर है। तो उस मोटिव से किसे हम क्या कर सकते हैं, कंपनी क्या कर सकती है, उसको एक ऑप्शन दे सकती है जिसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चर। क्या? स्ट्रक्चर, रीस्ट्रक्चर ऑफ लोन। क्या? एडजस्टमेंट ऑफ लोन बोल दो, सिंपल लैंग्वेज में एडजस्टमेंट ऑफ लोन बोल सकते हो, या फिर रीस्ट्रक्चर ऑफ लोन इसको बोलेंगे। अब रीस्ट्रक्चर ऑफ लोन में क्या होता है कि जितना भी उसका क्या है आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, कितना चाहे कितना भी है आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट में चाहे उसका क्या है साथ में मिला करके जो प्रिंसिपल है वो प्लस इंटरेस्ट और प्लस कुछ और भी जो अदर चार्जेस वगैरह जो भी आपने उसके ऊपर इम्पोज किए हैं, लगाए हैं, लेवी किया है, तो सारा मिला करके जो भी एक अमाउंट आता है उसको मिला करके आपने उसको क्या कर दिया, ईएमआई को इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया? ईएमआई को इंक्रीज कर दिया। मान लो पहले उसका जो लोन था वो 6 मंथ्स के लिए था और उसने 3 महीने तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दी, लेकिन वो कहता है सर मेरी जो किस्तें है ना वो छोटी कर दो। क्या कर दो? किस्तें छोटी कर दो, ईएमआई छोटी कर दो ताकि मैं इजीली पेमेंट कर दूं, मेरा इतना बजट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हो सकता है कि हम उसको 8 मंथ्स, हो सकता है हम 9 मंथ्स, या फिर हो सकता है हम उसको 12 मंथ्स, कोई भी जहां पे वो एग्री हो रहा है उसकी ईएमआई छोटी करके उससे पैसा वसूल कर लेंगे। तो ये वो ऑप्शन है जब हमें किसी भी लीगल रिकवरी के लिए ना जाना पड़े। कोई पर्सन ईमानदारी से पैसा देना चाहता है तो हम ये पहला ऑप्शन है कि हम इसको अडॉप्ट करें, ना कि हम लीगल रिकवरीज में जाएं, हम क्रिमिनल फाइल्स में जाएं। उसमें हमारा भी टाइम टेकन होगा और अगले सामने वाले पर्सन को भी हरासमेंट होगा, ठीक है, जिससे कई बार हमारी गुडविल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, एक नेगेटिव इंपैक्ट जाता है कि कंपनी इमीडिएटली लीगल एक्शन लेती है, तो हो सकता है हमारा जो रिवेन्यू मॉडल है उसके ऊपर कुछ इफेक्ट उसमें पड़े। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि हम सबसे पहले क्या करें, रिस्ट्रक्चर करें लोन का। क्या करें? रिस्ट्रक्चर करें, कि उससे हम बात करें कि अगर आपका ऐसा नियत साफ है, इंटेंशन क्लियर है, तो हम लोन को क्या कर देंगे, रिस्ट्रक्चर कर देंगे और आपकी जो ईएमआई उसको बढ़ा देंगे। मतलब जब टेन्योर ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो ईएमआई का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम ईएमआई आप इजीली पे कर दोगे, आपके लिए भी कन्वीनियंट रहेगा और हमारे लिए भी कन्वीनियंट रहेगा। कंपनी तो अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कोई कहता है कि भाई ठीक है ये है, और कोई कहता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट में वेव ऑफ कर दो, इंटरेस्ट में वेव ऑफ कर दो। वेव ऑफ का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा डिस्काउंट कर दो, इंटरेस्ट में वेव ऑफ कर दो। तो भाई लगता है कि जनवन है तो 1-2% लेस भी कर दो, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें रिकवरी करनी है पैसे की, है ना। जितना हम लीगल में जाएंगे उतना हर्डल्स बढ़ती हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि लीगल स्ट्रॉन्ग नहीं है, लीगल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कंपनी का, बिकॉज वो लास्ट ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि हम अनसिक्योर्ड में रिकवरी नहीं कर सकते, हम अनसिक्योर्ड में रिकवरी कर सकते हैं, सिविल सूट में भी जा सकते हैं और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, एग्रीमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एग्रीमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, फिर आपके जो चांसेस हैं वो सिविल सूट के बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। 138 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। 138 मतलब चेक बाउंसिंग का आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्यों स्ट्रॉन्ग पॉइंट है? बिकॉज अगर आपने चेक को रख लिया, गिरवी रख लिया, एक तरीके से गिरवी है वो सिक्योरिटी में ही है अगर देखा जाए तो, लेकिन हम उसको एक ऑल्टरनेटिव तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये कहते हुए कि ये जो पेमेंट था, ये जो चेक था वो रीपेमेंट के लिए इस पर्सन ने दिया था, ना कि सिक्योरिटी में इसने दिया था, ठीक है। हम जो लीगल नोटिस सर्व करेंगे उसकी ड्राफ्टिंग भी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि उसमें चीज लिखी जाए। क्या लिखी जाए कि ये जो चेक था आपने रीपेमेंट के लिए हमें दिया था, इस लोन अकाउंट के अगेंस्ट, इस लोन इतने पर्टिकुलर अमाउंट के अगेंस्ट आपने हमें चेक दिया था और ये बाउंस हो गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें सेकंड नंबर पे आती हैं। फर्स्ट नंबर पे जो आती है वो आता है आपका रिस्ट्रक्चर ऑफ लोन, लोन को रिस्ट्रक्चर करना। लोन रिस्ट्रक्चर हो रहा है तो दैट इज वेल एंड गुड, आपके लिए भी इतना हरासमेंट वाली बात नहीं है, टाइम टेकन वाली बात नहीं, आप भी अपने बिजनेस ऑपरेशंस पे ज्यादा ध्यान लगाओगे,
इन कंपेयर टू लीगल प्रोसेस, ठीक है। लेकिन फिर बाद में फिर भी ऐसे लोग होते हैं जो ना तो आपको चिट्ठी देते हैं ना संदेश देते हैं, कुछ भी मतलब कोई अपडेट नहीं देते हैं किसी तरीके का, तो उस सिचुएशन में आप लीगल एक्शन के लिए जाइए, ठीक है। क्लियर हुई बात? कोई डाउट इसमें? कोई भी क्लाइंट पूछता है कि लीगल एक्शन ले सकते हैं या फिर लीगल रिकवरी के लिए क्या ऑप्शन है, क्या तरीका है, तो क्या पॉसिबल है, बता दोगे? Yes, sir. डन? Done, sir. डन।